नमस्ते बच्चों। कल हमने पाठ आपको कविता बताई थी, बाट की पहचान। बाट का अर्थ भी बताई थी और ये भी समझाया गया था कि हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम अपनी मंजिल पर पार नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति, जो बालक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है वही सही मुकाम पर पहुंच सकता है। इसमें कवि, लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधी जी का उदाहरण देते हुए हमें कर्मवीर व्यक्ति बनना चाहिए, चाहे कैसी भी कोई बाधाएं क्यों ना आए। और काम करने से पहले हमारा कर्तव्य क्या है इसको भी समझना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, यह बुरा है या अच्छा, अर्थ व्यक्त दिन पर इस पर बिताना, न असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना। क्या पढ़ा है बताए? पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था कि अनगिनत राही इस राह पर चले गए, लेकिन उनको पता नहीं कि वह किस रास्ते पर उसे जाना है। निशानी मुख होकर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य सही है तो हम सही जगह सही समय पर पहुंच सकते हैं। पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर लो, यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ वह पर दूसरे पर पग बढ़ाना। हमें यह देखना है कि असंभव का विलोम शब्द है संभव। यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, ये नहीं करना। बेकार की बातों को लेकर हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। असंभव छोड़कर पर दूसरे पर पग बढ़ाना, तो इसे ये नहीं सोचना है कि यह असंभव है। असंभव का विलोम शब्द है संभव। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पद पर बढ़ा। कभी ये नहीं सोचना जीवन के अंदर की ये पद असंभव है या हम इस कार्य को नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। बस लक्ष्य को निर्धारित कर कर हमें चले चलना है। बस मन में यह बिठाना है कि मुझे यह काम करना है। अगर हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य ठीक रहा तो हम बराबर अपने पद पर पहुंच सकते हैं। हर सफल पंथी, सफल यानी कामयाबी, पंथी यानी राही, मुसाफिर, यही विश्वास ले इस पद पर। हमें हमेशा अपने मन में ऐसा विश्वास रखना है कि मैं इस काम को कर सकूंगा। इसी उद्देश्य के बल पर हमें अपने पद को आगे बढ़ाना है। और कवि हरिवंश राय इस कविता के माध्यम से यही बताया है, शीर्षक दिया है कविता को कि बाट की पहचान। बाट की पहचान यानी जिस जगह पर हमें जाना है उसको, उसकी हमें क्या कर लेना चाहिए, पहचान कर लेना चाहिए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अंतिम पंक्तियों में कवि हमें बता रहा है कि तू इसी पद पर, इसी आज अपने चित्त, यानी चित्त का पर्यायवाची शब्द है मन, और अपने मन को उसी पर अवधान यानी लक्ष्य कर दे, उसी पर लगा दे कि मुझे आज इसी पर चलना है। जो अपने लक्ष्य को उसके ऊपर अवधान कर लेते हैं वो उसी पद पर जा सकता है। और बिना लक्ष्य किए हम कभी अपने इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्व चलने के बटोही, अब देखिए अंतिम अनुच्छेद के अंदर अंतिम प्यारा में कवि ने बताया है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने से पहले हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, कैसे जाना है, उसकी पहचान कर ले। जाने के बाद अगर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे
तो हमारा समय भी व्यर्थ होगा और हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। कौन कहता है सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्वप्न मत देखो, लेकिन कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वप्न भी क्या होते हैं, सच होते हैं। कौन कहता है सपनों को न आने दो हृदय में, हमारा विचार विचार होता ही है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस लक्ष्य पर पहुंचना है, ये सभी हम लोग सोचते ही। और इसको सोचने के लिए कितने कौन कह देखते सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अपनी एज के समान। हर एक कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। अपनी उम्र अपने समय में, अपना जितनी अपनी एज है उसके अनुसार और अपने समय के अनुसार हमें अपना लक्ष्य पहले ही, चलने से पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। देखते समय इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के मिले में। देखो, और तू यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। अगर तुम पहले कोई चीज का निश्चय नहीं करेंगे तो तुम्हें कितना भी यत्न यानी प्रयत्न करो, लेकिन तुमको सफलता नहीं मिलेगी। हर एक कार्य के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारा व्यापार का उद्देश्य हो, चाहे कोई किसी की तैयारी हो, तो हमारा लक्ष्य पहले ही हमें समझ लेना चाहिए। बिना लक्ष्य के वो अपने काम में कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। तू कितना भी यत्न कर, मिल नहीं सकती तुझे सफलता। यत्न यानी प्रयत्न और सफलता यानी कामयाबी। तो तुम बिना लक्ष्य के अगर कोई भी काम कर लेंगे तो तुम्हें काम में कामयाबी प्राप्त नहीं होगी। ये उदय होते हैं कुछ ध्येय नयनों के नीले में। उदय होने का अर्थ, उदय का अपोजिट है अस्त, और उदय होना यानी आना। जैसे सूर्योदय, सूर्य का आना, और सूर्य अस्त बोलते सूर्य का जाना। तो उदय होते हैं, हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं और कुछ ध्येय लेकर, हमारी आंखों में कुछ सपने लेकर आते हैं हम लोग। हर एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आपके माता पिता आपको जिस दिन आपका आगमन होता है उसी समय से वे एक स्वप्न लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हर एक के लोगों की नयनों में यानी आंखों में एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, आशा की किरण होती है। तो निलय, निलय का यानी घर, और नयन यानी आंखें, ध्येय यानी लक्ष्य। हर एक की आंखों में एक लक्ष्य का घर बना हुआ रहता है, और बिना ध्येय के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए कवि ने हमको समझाया है कि अपने ध्येय में कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमें उस ध्येय पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेना चाहिए। जैसे आपको बताती हूँ कि आप लोग अब 10th पास होने के बाद में आप कॉलेज में प्रवेश करोगे। आपका ध्येय क्या होता है कि मुझे अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले, जहां अच्छे लेक्चरर हो, जहां अच्छी पढ़ाई हो, जिसका नाम अच्छा हो, ऐसी कॉलेज में मुझे प्रवेश मिले। यही आपकी आंखों का सपना है। तो उसी तरह से आप उस कॉलेज को चुनते हो। नहीं तो ध्येय नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, कोई भी कॉलेज जहां मिली उसमें आप बैठ गए, तो क्या आपको कामयाबी प्राप्त कर सकोगे? नहीं। इसीलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया है कि कभी भी बिना लक्ष्य के निर्धारित किए बिना और काम करने से पहले जिस लक्ष्य पर हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें सोच लेना बहुत जरूरी है।
नहीं तो हमें कामयाबी प्राप्त नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि किसी जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषी। तो क्या बताया, जग का पर्यायवाची शब्द है संसार, दुनिया, विश्व। जग के पथ पर, पथ यानी रास्ता, यदि स्वप्न दो, अगर आप किसी संसार के अंदर इस दुनिया में आप किसी को स्वप्न दो, आशा दो, तो वह सत्य दो, झूठ मूठ की आशा मत दो। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आपका घर में भी कोई भी लोग हो, तो आपके उनके मन में एक प्रकार का सपना रहता है, और वह उस सपनों को आप पूरा करना, ऐसा आप कार्य करिए। दो तो सत्य दोषी, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो। लेकिन इतना मत सोचो कि अपने को सपना आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बहुत, मेरे भाग्य में बहुत पढ़ाई है, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता, अपने आप पढ़े आ जाएंगे। तो सपनों पर मुग्ध मत हो। सपना कब सच होंगे आपके, जब आप अपने ध्येय पर चलेंगे, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। घर बैठे हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और उस सपनों को सिर्फ सोचते ही रह गए, तो आपका सत्य कभी सत्य नहीं होगा। कभी आपके विचारों में स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। मुग्ध यानी रीझना, रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना। कोई लोग सपनों को सोच देते हैं कि मुझे कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। सब सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर चलना ही चाहिए, तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर। सत्य, सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, उसका भी क्या करो, ज्ञान करो। जब तक आपके अंदर इसका ज्ञान नहीं होगा, आपके स्वप्न कभी साकार रूप नहीं लेंगे। और सपनों को साकार करना है, सत्य को साबित करना है, तो आपको आपके कदम उठने से पहले ही आपको अपने कदम कहाँ चल रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, उसकी आपको पहचान कर लेनी चाहिए। यही कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से आपको समझाया। और इसके लिए हमें कर्मवीर और साहसी बनना चाहिए। जब तक हम लोग साहसी नहीं बनेंगे, कर्मवीर नहीं बनेंगे, यानी कार्य कर्म में हमेशा सतर्क, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस तरह से मानव को साहसी, कर्मवीर और निर्विघ्न रूप से वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रस्तुत कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता के माध्यम से आपने सुना, समझा। और इसमें आपको जो भी शब्द है व्याकरण की दृष्टि से, कोई विलोम शब्द है, कोई पर्यायवाची शब्द है, कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई जैसे निशानी। अब निशानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। कैसे, निशान प्लस ई। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शब्द के पहले लगने वाला शब्द भाववाचक, सॉरी, शब्द के पीछे लगने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहता है। और जो शब्द के सामने जुड़ता है उस शब्द को, जैसे स्वप्न एक शब्द है, अब सुस्वप्न, सु का अर्थ अच्छा, तो अर्थ क्या हो गया, अच्छा सपना। और इसी का ही अपोजिट वर्ड्स है विलोम शब्द कुस्वप्न, कु का अर्थ बुरा, तो इसमें सु और कु क्या हो गया है, उपसर्ग। जो शब्द के आगे जुड़ता है वह उपसर्ग, जो शब्द के पीछे जुड़ता है वह प्रत्यय, यानी भाववाचक संज्ञा बनती है। इसी तरह से आपका इस पाठ के अंदर से देखिए, कुछ क्वेश्चन में आपको जो वर्कशीट भी थोड़ा बताया जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को एक कवि परिचय और कविता का सार
संक्षिप्तकरण में सुंदर अक्षरों में आपको अपने बुक पर आपके नोटबुक में आपको लिखना है। कवि परिचय और कविता का सारांश, ये दोनों चीज आपको लिखना है। इसमें मैं आप लोगों को आए हुए और भी भाषा ज्ञान के बारे में बताती हूँ और भाव स्पष्ट करना, ये आपको मैं बताई थी। फिर पुनः एक बार बताती हूँ कि जो कोई लाइन आपको दी जाएंगी एग्जाम के अंदर, जैसे अनगिनत राही गए इस राह में उसका पता क्या, ये एक लाइन दी आपको, तो भाव स्पष्ट करना बोल तो संदर्भ सहित व्याख्या, शायद इंग्लिश में रेफरेंस टू कंटेंट्स बताते बोलते हैं, उसका ध्यान रखते हुए, यानी ये पंक्तियां पहले तो आपको किस पाठ से किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन है और कवि का इस पंक्तियों में क्या उद्देश्य है बताने का, और फिर उसका व्याख्या करना। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या। तो आज हम इस देश के अंदर देखते हैं अनगिनत राही, जिसको हम गिनते नहीं कितनी जनता चलती है इस सड़क पर हमें इसके राह से इसका पता नहीं हमको। लेकिन हमको क्या करना है कि जिस राह पर चलते हैं उसके पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि उस रास्ते का हमें पता लगा लेना चाहिए, किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हमें चलना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर हम चलते ही गए तो हमें अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर आपको भाषा की बात में बताया है, उसको मैं एक बार उत्तर के साथ दोहरा देती हूँ, उसके बाद आपको अपने कॉपी में भी लिखना है, समझना है और बोलना है। पथ का पर्यायवाची शब्द पथ, राह, रास्ता आदि इसके क्या है पर्यायवाची शब्द। यत्न, यत्न का अर्थ है प्रयत्न, कोशिश। पर्यायवाची शब्द का एक बात ध्यान रखना कि एक शब्द के दो अर्थ, दो से अधिक होना, लेकिन दो तो होना ही होना। अगर एक ही शब्द बताए तो वो शब्दार्थ होता है, और पर्यायवाची शब्द बोलते एक शब्द के दो अर्थ, जो हमारे लैंग्वेज में ही होते हैं, चाहे वो तेलुगु हो चाहे वो हिंदी। अब आप इंग्लिश में देखिए, आपको पता है कि यत्न, यत्न मतलब ट्राई, एक ही शब्द है ट्राई करना, लेकिन यहाँ पर कोशिश है, प्रयत्न है। अवधान, अवधान यानी रुकावट, खेत, ये शब्द बोलते हैं। शब्दार्थ लिखिए, अर्थ, अर्थ का अर्थ लिखिए। अर्थ का अर्थ है हिंदी में मतलब, आशय भी बोल सकते हैं। बाट, बाट यानी एक दूसरी लैंग्वेज में लो तो मतलब राजस्थानी ऐसे शब्द में लो तो मैं बाट देख रही हूँ, तो बाट बोलते इंतजार कर रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ। यहाँ पर बाट यानी रास्ता ही है, बाट यानी रास्ता। बटोही, बटोही यानी पथिक, या मुसाफिर बोल सकते हो, या बटोही बोल सकते हो, प्रवासी बोल सकते हो। जो रास्ते पर चलता है उसे बटोही बोलते हैं। राहगीर, ये भी उसका अर्थ है। विलोम शब्द बताना है, सत्य। अब देखिए सत्य में आप अगर इसको झूठा लिखे तो आपका गलत हो जाएगा। अर्थ सही है उसका, लेकिन सेम वर्ड सेम मीनिंग में एक ही मीनिंग सेम है, लेकिन उनके रूपांतर अलग हो गए, भाषा अलग हो गई। तो देखिए सत्य, तो सत्य को लिखना है असत्य, सच को लिखना है झूठ, सही को लिखना है गलत। तीनों के एक ही मीनिंग है, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से अगर आपको सही आया तो आपको अपोजिट लिखना है गलत, सत्य आया तो आपको अपोजिट लिखना है असत्य। इसका ध्यान रखें। मुख, जो मुख वाचाल, मुख यानी जो बोलता नहीं, गूंगा, और वाचाल यानी बहुत बोलता है।
तीसरा सफलता, असफलता, सफलता, असफलता। अब यहाँ पर गिनत शब्द में अन उपसर्ग जुड़ने से, देखो आपको आ गया इसमें, उपसर्ग जुड़ने से अनगिनत बना, ऐसे ही आप भी अन उपसर्ग जोड़कर 5 शब्द बनाना है। जैसे होनी, अनहोनी, घटना, अनघटना, जान, अनजान, जाना, अनजाना, ऐसे आपको 5 शब्द बनाना है। और यहाँ पर तुकबंदी शब्दों को छाटिए और उन्हें लिखिए। जैसे तुकबंदी शब्द किसे कहते हैं, आपको बता चुकी हूँ, आपको आता भी है। जिसका शब्द यानी क्या होता है कि लास्ट के वर्ड्स में शब्द सेम नहीं होते, लेकिन जो उच्चारण से लगते हैं कि वो सेम आना चाहिए। जैसे जवानी, दीवानी, हाँ, कहानी, जवानी, तेरा, मेरा, उठना, बैठना, ये सब क्या है, तुकबंदी शब्द है। जिसका लास्ट का वर्ड सेम होता है उसे तुकबंदी कहते हैं। और युग्म शब्द बोलते हैं मिर्च, मसाला, अच्छा, बुरा आदि। अब कविता में आए शब्दों को विशेषण लिखिए। अब अनगिनत राही, अब यहाँ पर आपको एक इसमें लगाना है कि ऐसे शब्द जोड़ना है ताकि ये विशेषण बन जाए। शब्दों के विशेषण लिखना है। तो समझ, तो समझ को क्या लिखेंगे अभी आप बोलिए, ना समझ आ गया आपका, तो विशेषण हो गया। समझ भी दिया, ना समझ भी ये है। अब सरल, असरल, मत, एक मत, ऐसे शब्दों को जोड़कर हमें अपने ग्रामर को भी पढ़ना है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर जो दिया गया है पीछे में, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, तो यहाँ पर देखिए पर शब्द 2 बार आया, ध्यान रखिए इसको। पर शब्द 2 बार आया है। तो पर गए कुछ लोग इस पर, यहाँ पर उस पर गए कुछ लोग, पर यानी किंतु, यहाँ पर का अर्थ क्या आ गया, किंतु, किंतु गए कुछ लोग इस पर यानी आन, यानी इसके ऊपर, किंतु कुछ लोग इस पर गए, छोड़ पैरों की निशानी। दोनों शब्द में पर है, लेकिन दोनों के शब्द क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग दिए गए हैं। अब यहाँ पर भूत भविष्य काल में दर्शाइए। जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास काल 3 होते हैं, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। ये आपको परिभाषा सभी को पता है। बताने में मुझे ऐसा है कि चांद को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, ऐसी बात हो रही है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जिसमें क्रिया चल रही है वो वर्तमान, जिसमें क्रिया हो चुकी है वह, हाँ, वह भूतकाल, और जिसमें क्रिया हुई भी नहीं, चल भी नहीं रही है, होने वाली है, वो है भविष्य काल। इस तरह से आप अपने ऐसे शब्दों को लेकर उसमें आपको ज्ञान, व्याकरण के संबंधी ज्ञान भी रखना चाहिए। बाकी का लेसन हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद बच्चों।